हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने स्पीड फार्म एनालिसिस क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 12 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसके तहत आप लोग को महत्वपूर्ण दिवस और थीम, ये देखिए महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था या बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको जो है स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट से देखिएगा, कई सारे जानकारी आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व गठिया दिवस है, यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ये थीम इसका भी इम्पोर्टेंट है और डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका थीम सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, यानी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। तो ये थीम इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य ये है आर्थराइटिस और इससे जुड़ी अन्य मस्कुलो स्केलेटल और इसके लेटेस्ट स्थितियों के बारे में जो है जागरूकता फैलाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसके ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे अन्य जो संबंधित बीमारियां हैं, इससे संबंधित जितनी गठिया से, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दिवस। अगला दिवस है, ये देखिएगा, अर्थराइटिस, गांठों में प्रॉब्लम। और अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। तो 12 अक्टूबर को अब की बार मनाया जा रहा है 2024 में। ये चीज इसलिए बताया जा रहा है 2024 में, ये हर साल जो है अलग अलग डेट पे मनाया जाता है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो और साल में 2 बार मनाया जाता है। तो ये जो है 11 मई को अब की बार जो है मनाया गया था, अब की बार 11 मई को, यानी 11 मई मतलब मई के दूसरे सप्ताह में जो है, दूसरे सप्ताह में दूसरे शनिवार को। तो ये मनाया जाता है मई के दूसरे शनिवार को, और पहला मनाया गया है। और दूसरा अब की बार जब 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो ये दूसरा शनिवार जो है ये भी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 12 अक्टूबर और 11 मई अब की बार पड़ा है। तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब की बार 2024 में यह 11 मई को और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। तो साल में 2 बार मनाया जाता है। अब की बार का थीम क्या है, कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, यानी प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपको ये जितना बताएं सब जानना कि मतलब साल में 2 बार मनाया जाता है और दूसरे शनिवार को जो है मनाया जाता है। तो ये देखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। तो इसका थीम ये आपको बता ही दिया, कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि कीटों की रक्षा करेंगे, पक्षियां जो है कीटों पर ही निर्भर होती हैं। तो अगर कीटों की रक्षा करेंगे, कीट जो है ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, तो पक्षी जो है ज्यादा से ज्यादा उसको खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो जितना जो है कीट संरक्षित रहेंगे, तो पक्षियां उतना संरक्षित रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? तो विकल्प में है नई दिल्ली, गंगटोक, लखनऊ, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जो है इसको आयोजित किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है यहाँ जा रहे थे, लेकिन तो मौसम खराब होने के कारण से ये जो है सुकूना नामक एक स्थान था, वहां से अपना संबोधन किए सेना को वर्चुअली रूप में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दूसरा सम्मेलन जो है कमांडरों का, सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन कहाँ हो रहा था? तो गंगटोक में। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिक्किम की स्थापना देखेंगे, तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम की स्थापना जो है 36वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कब हुआ था? 1975 में हुआ है। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई है? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से इसको पूछा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है इसका, अगर आप वो पढ़ेंगे इतिहास कैसे कैसे इसको बनाया गया है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये देखिएगा, अपना छोटा सा देश है जिसको चिकन नेक के माध्यम से जो है इधर से जोड़ता है, और ये चिकन नेक, सॉरी ये कह रहे हैं चिकन नेक यहाँ है। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ ऊपर कैसे जुड़ा है सिक्किम, उधर चीन है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है। तो बीच में जो है ये छोटा सा देश है सिक्किम। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो है शामिल हुए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश में, विकल्प में लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। सही उत्तर आपका रहेगा लाओस। लाओस की राजधानी में जो है वियंतियन, वहां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो वहीं इसका भी जो है सम्मेलन हुआ, तो वहां उन्होंने भाग लिया। इसके बारे में देखिएगा, कि जो है ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब से हो रहा है, क्या है। तो इसका स्थापना जो है 2005 में हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो आसियान, अभी आपसे बताएं, आसियान के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें जो है देखेंगे 18 सदस्य देश हैं। 18 में जो दो देखेंगे 10 आसियान है, जैसे आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। और लेकिन आप ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो है अभी 11वां सदस्य के रूप में जो है पूर्वी तिमोर को शामिल कर लिया गया है, घोषणा कर दिया गया है, लेकिन उसको जो है दिखा नहीं रहा है कहीं कि हाँ जो है पूर्वी तिमोर इसका सदस्य है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी इसको औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया, लेकिन घोषणा जो है कर दिया गया है। और 8 इसके जो है 10 देश तो आसियान के हैं, 8 और इसके जो है संवाद पार्टनर हैं, भागीदार हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोरिया गणराज्य अगर कहेगा तो दक्षिण कोरिया जानिएगा, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो 8 इसके देश हैं और 10 ये आसियान है। तो टोटल जो है पूर्व एशियाई इसमें जो है EAS में जो है कितने देश हैं, तो 18 देश हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन जो है, इसमें से कोई भी देश आपको पूछा जा सकता है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना, 10 एशियाई होते हैं, 8 उससे बाहर होते हैं। तो 8 इसके पार्टनर है। इसको ध्यान से रखिए, इसका आसियान वाला भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी। आसियान के बारे में इसके बारे में कल ये बताया था, इसको फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आसियान जो है भारत समिट किस देश में हो रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं। तो आपको इस चीज बता ही दिया गया कि लाओस में हो रहा है, और कल भी बताया गया था और आज अभी भी बता दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम दोबारा कर दिए। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है आसियान, इसके बारे में आपको कल भी बताए थे, आज बता देते हैं कि 1967 में इसका जो है स्थापना हुआ था। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसको स्थापना किया गया था। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो है 10 देश शामिल है। देश आपको अभी बता दिए, आप यहाँ सब लोकेशन है देख लीजिएगा। तो ये थीम इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस थीम के तहत जो है इसमें इसका जो आयोजन हो रहा था, इसके बारे में भी आपको बता दिए। प्रधानमंत्री जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में हुआ था, यह जो है आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। तो ये चीज आपको पूरा बता ही दिया गया। अगला देखिएगा, भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला अगर देश का कोई हृदय ट्रांसप्लांट किया है और वो भी डॉक्टर, वो भी पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर, तो उनका जो है निधन हो गया है। तो निश्चित रूप से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो विकल्प में है शोभना रानाडे, पी वेणुगोपाल, शांतनु नायडू, मोहित बनर्जी। तो सही उत्तर आपका रहेगा पी वेणुगोपाल या पी वेणुगोपाल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है 82 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है और इन्हें 1998 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपको बता ही दिए पद्म भूषण से सम्मानित है, इसलिए जो है, और लगभग ये 50,000, सोचिएगा 50,000 हृदय का जो है ऑपरेशन या सर्जरी कर चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी क्वेश्चन इनके बारे में। और हृदय जिस तरह से हार्ट संबंधित समस्याएं बढ़ रही है, वो जो उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं सब लोग। आप लोग अच्छे से खाइए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए मतलब, और ये सब समस्याएं जो है कम हो जाएंगी। अगला देखिएगा, हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया। आप सब परिचित होंगे इससे, कोई जो है इससे न्यूज छुपा नहीं होगा। लेकिन आपको बताना है, उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण। तो कब कब उन्हें दिया गया था पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पद्म विभूषण कब दिया गया था, पद्म भूषण कब दिया गया, तो क्रमशः कब दिया गया था। विकल्प में 2000 मतलब 2002 2000।
फिर अगला है 2016, 2008, 2008, 2000, 2010, 2006। तो उनको कब जो है पद्म विभूषण दिया गया था? पहला पद्म विभूषण वाला, दूसरा पद्म भूषण वाला। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी। 2008 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था और 2000 जो है पद्म भूषण जो है 2000 में दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब जो है उनकी बारी भारत रत्न की है। हमको लगता है भारत सरकार को भारत रत्न उनको देना चाहिए, क्योंकि वो जो बिजनेसमैन थे मान रहे हैं, लेकिन वो इतना अच्छे लेवल पे जाकर के काम किए हैं, फिलोथ्रापिक वर्क किए हैं, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इतना स्वास्थ्य संबंधित कार्य किए हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल आप सब परिचित होंगे, उन्हीं का देन है। इतना जो है अच्छे अच्छे लेवल पे जाकर के वो काम किए हैं, अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में तो अपना है ही है। 100 से अधिक देशों में उनका जो है कंपनी रन कर रही है और वो भी सफलता पूर्वक रन कर रही है। जगुआर और रेंज रोवर जैसे, लैंड रोवर जैसे कंपनी उनके जो है अस्तित्व में इस समय, एयर इंडिया उन्हीं के मतलब टाटा का उसमें चल रहा है, तो नियंत्रण में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है टाटा इसलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट कंपनी है। और इनका जो है निधन होने से पूरा देश जो है किस तरह से दुखी था आप सब देखे होंगे। तो काम इस तरह से करना चाहिए, पैसा इस तरह से कमाना चाहिए कि हाँ जो समाज के जो है काम आ सके। तो निश्चित रूप से ये भारत रत्न लायक जो है काम किए हैं, तो इनको भारत रत्न हमारे हिसाब से देना चाहिए। और हमको लग रहा है देखिएगा आने वाले समय में भी भारत रत्न जो है इनको इनके नाम होगा। तो रतन टाटा से संबंधित कुछ अवार्ड है। 1937 में जन्मे थे, आजादी से पहले, और 2024 में इनका जो है देहांत हो गया। और इनको पद्म भूषण जो है 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, और महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार पिछले साल 2023 में दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उद्योग के क्षेत्र में जान ही रहे हैं, महत्वपूर्ण इनका उपलब्धि है। और असम वैभव पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया था। वहां जो है इनका लेक्चर सुनेंगे, वहां कैंसर का हॉस्पिटल जो है कैंसर के हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे। इनको हिंदी कम आता था, हिंदी बोल रहे थे, तो उनका हमको लग रहा है सुन सकते हैं वो भाषण। और पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है परोपकारिता के क्षेत्र में, या जो काम परोपकार के लिए करते हैं उनको दिया जाता, तो 2024 में दिया गया है इनको। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो रतन टाटा का ये इमेज है, सब जानते होंगे। जिंदगी भर अविवाहित रह गए कई कारणों से। अगला है रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस राज्य सरकार ने जारी किया है। तो विकल्प में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है आपका बिहार। बिहार सरकार ने जो है इनके सम्मान में एक विशेष डाक कवर है, यानी देखिएगा विशेष आवरण है, जारी किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पेशल कवर है, विशेष डाक कवर है। तो रतन टाटा के सम्मान में 1937 से 1924 में इनका पूरा कार्यकाल है, सब जानते हैं। तो ये पटना देख लीजिएगा, बिहार सरकार इसको जारी की है। इनके बारे में कहावत है, काम वही करे जिसमें आपको मजा आए। तो ये इन्होंने कहा है। कई सारे जो है कोट ये बताए हैं, इनके बारे में आप जाकर के हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये आपका मोटिवेशनल जो है, मोटिवेशन के रूप में आपको जो है इनको पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में। तो इम्पोर्टेंट है, काफी सारे जो है इन्होंने हासिल किया है, काफी कुछ अपने जीवन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने जो है संन्यास की घोषणा किया है। विकल्प में है राफेल नडाल, रोजर फेडरल, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने किया है। तो पहला सही है आपका, सॉरी, पहला राफेल नडाल ने जो है घोषणा किया है कि वो अब खिलाड़ी टेबल टेनिस से जो है संन्यास ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विश्व के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टेनिस के, और इन्हें जो है किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, शायद लिखे हैं, हाँ ये है देखिए। तो राफेल नडाल जो है स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और राफेल नडाल जो है कहा गया है, स्पेन के हैं टेनिस खिलाड़ी। इन्हें जो है किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्ले कोर्ट क्यों, किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्ले कोर्ट पर जो है इन्होंने अभी बता, हाँ यहाँ देखिएगा 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन में जो है इन्होंने जो है 14 एकल खिताब जीते हैं, तो इसीलिए इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और ये 22 ग्रैंड स्लैम टोटल, मतलब 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी सारी उपलब्धि इनके नाम है। ये 2 बार जो है
ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राफेल नडाल के बारे में जानना। और किस देश से है? स्पेन से है। और ये चारों ग्रैंड स्लैम होता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, तो कब कब होता है हमको वो तो बता दिए। किस किस कोर्ट पर होता है? क्ले कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर, तो आप बता सकते हैं, कई बार बताया गया है आपको। ये देखिएगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व स्तरीय संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो सही उत्तर आपका रहेगा वाराणसी। वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो ये जो है 15 एकड़ में फैला ये स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, काफी इम्पोर्टेंट होगा, जो है बनारस के क्षेत्र में जो है ये खुलेगा। तो बनारस के जो है सिगरा में ये खुलेगा। मोदी इसको जो मोदी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है, यानी जान रहे हैं कि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहां जो है 20 तारीख को ये उद्घाटन करेंगे। तो 15 एकड़ में जो है बना है, मतलब बन के तैयार हो गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा और इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का जो है लागत आया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये संपूर्णानंद के बारे में जानिए, क्यों इसका जो है संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है। ये उत्तर प्रदेश के जो है सेकंड जो है सीएम थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके नाम पर जो है ये स्टेडियम बना है। और ये राजस्थान के जो संपूर्णानंद राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये बनारस का क्षेत्र यहाँ कहीं होगा, देख लीजिएगा कहाँ, यहाँ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बनारस। अगला है, 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स होता है, आप सब जानते होंगे। तो 38वां कहाँ आयोजित होगा? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है इसका समय जो है चेंज कर दिया गया है। पहले जो है ये नवंबर में होने वाला था, लेकिन अब इसको जो है अगले साल 25 में जनवरी और फरवरी में कर दिया गया है। तो कहाँ इसको किया जाएगा? उत्तराखंड में इसको आयोजित किया जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है डिटेल्स के बारे में है, हाँ 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। इसका जो आयोजन नवंबर 2024 में होने वाला था, वही आपसे बताएं, लेकिन अब जो है यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। तो इसके कारण से ये न्यूज में था, इसका डेट जो है टाला गया है। और राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स भी जो है उत्तराखंड में होगा। और यह पहली बार है, फर्स्ट टाइम, जब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर होगा। अभी तक जो केवल जम्मू कश्मीर में जो है ये शीतकालीन ओलंपिक जो शीतकालीन गेम्स होता था वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में होता था, लेकिन अब की जो है उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। तो ये देखिएगा उत्तराखंड का मैप है आपका, देख लीजिएगा उसके आसपास कौन कौन से राज्य है, कौन सा देश है। मतलब एक बार देखिए तो पूरा जो है उसका डिटेल देखा करिए, जिससे कहीं से भी पूछे घुमा फिरा के आपको जो है क्वेश्चन आपका सही जाना चाहिए। अगला है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSA-MAR कहाँ आयोजित किया जा रहा? तो इसमें IBSA का होगा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ जो है होगा। अब इसमें आपको IBSA पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच में होता है। तो फुल फॉर्म है इसका इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के बीच में। तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना कि IBSA-MAR एक्सरसाइज जो है किस देश के बीच में होता है। तो 3 देश आपको याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो है आयोजन अब की बार कहाँ हो रहा है? तो ये जो है साउथ अफ्रीका के जो है तट पर हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये कहाँ हो रहा है? एक सेकंड, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है तो बता देते हैं डिटेल्स। ये जो है 6 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 तक होगा। 6 से 18 अक्टूबर हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? तो ये जो है ये आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका के जो है साइमन टाउन में इसका जो है आयोजन हो रहा है। और ये इसका जो है 8वां जो है संस्करण है। 8वां संस्करण है, याद रखिएगा। ये जो है 1 मिनट 18वां हो गया, 8वां संस्करण है। और ये जो है इसका स्थापना 2008 से हुआ है। तो 2008 से यानी जो है हर दूसरे साल इसको आयोजित किया जा रहा है।
ये 2008 से हो रहा, तो ये इसका मतलब यही है। इसका 8वां संस्करण है, तो 2008 से 16 वर्ष हुआ, तो हर 2 साल में होता है। और ये अल्टरनेटिव क्रम में होता है, एक बार अगर भारत में हो गया तो अगली बार दक्षिण अफ्रीका में, फिर उसके बाद ब्राजील में, इस तरह से जो है होता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना कहाँ हो रहा है, कहाँ कौन सा इसमें भाग ले रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत का जो है INS तलवार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि जो है कोई एक्सरसाइज हुआ, उसमें कौन भारत का कौन सा जहाज जो है भाग लिया, तो तलवार जो है भाग लिया था। अगला है मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस जो है किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो किस देश में फैल रहा है, तो अफ्रीकी देश है रवांडा। वहां जो है काफी सारे लोगों को, कई सारे लोगों का जो है डेथ हो गया इसी वायरस के कारण से, तो ये रवांडा में जो है तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में जानिएगा, तो मारबर्ग वायरस जो है ये काफी सारा तेजी से जो है रवांडा में फैल रहा है, और ये जो है घातक बीमारी है। और इसमें क्या हो रहा है रवांडा में, ये जो है रवांडा, ये देखिएगा इसका लोकेशन है रवांडा का। तो इसमें बीमारी में क्या हो रहा है कि ये जो इसको कहते हैं वायरल हेमोरैजिक फेबर, यानी जो है आप कहेंगे कि आपको बुखार होगा और उसके माध्यम से जो है आपके शरीर के किसी हिस्से से, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, यूरिन हो गया, या और किसी भाग से जो है आपका खून बहुत तेज बहता निकलता है, तो ब्लडिंग होता है। इसके कारण से जो है व्यक्ति का देहांत हो जाता है। तो इसका जो है कैजुअलिटी रेट, जो डेथ रेट जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ जो है इसीलिए काफी सारे लोग जो है रवांडा में इसके कारण से डेथ कर रहे हैं। तो काफी न्यूज में था, इसके बाद जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों होता है आपको ये भी बता दिए। अगला है किस देश के नीम रिंजी शेरपा, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम। और विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। तो विश्व के जो सबसे ऊंचे चोटी हैं, जो हर महाद्वीप पर, और जो सबसे ऊंचे चोटी है उस पर जो है चढ़ गए हैं, चढ़ाई कर दी है। तो किस देश से नीम रिंजी शेरपा संबंधित है, तो ये जो है नेपाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल से संबंधित है। और ये जो है विश्व की 14 सबसे चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं, इसके कारण से न्यूज में थे। ये देखिएगा नीम रिंजी शेरपा, ये नेपाल के बिलोंग करते हैं, नेपाल से। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो पूछते हैं उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते रहिए, जिससे जो है आपको चीजें जल्दी भूले ना। और ये आप लिख देंगे एक बार तो जल्दी आप कतई नहीं भूलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है पहुंचा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।